तो एक टॉपिक लास्ट ये कोरोजन वाला बचा हुआ है। लास्ट क्लास में हमने बैटरीज किया था। ठीक है, दो टाइप की बैटरी देखे थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में भी अपन ने एक लैग्रांज सेल देखा था, ड्राई सेल, और एक आपको मर्क्यूरी वाला सेल बताया था मैंने, मर्क्यूरी कैडमियम वाला, है ना। और वैसे ही सेकेंडरी बैटरीज में हमने एक लेड एसिड देखा था ना, और एक निकल वाला सेल था, निकल कैडमियम। ठीक है। सो एक एक एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे, और उसमें भी आपको याद क्या रखना, उनके एनोड कैथोड्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया हुआ है, और उनके रिएक्शंस की एनोड में क्या हो रहा है और कैथोड में क्या हो रहा है। दैट्स इट। ठीक है। चलिए, एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज कोरोजन। कोरोजन ऐसे हम जानते हैं क्या होता है कि इट इज द डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड एयर, राइट। बट इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है कि ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, और साथ में सेल भी क्रिएट हो रहा है, वहां पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी क्रिएट हो रहा है कोरोजन के कारण। ठीक है। तो इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। Fe2O3 बनता है, दैट इज द रस्ट, है ना। आयरन में जो रस्ट बनता है दैट इज Fe2O3 डॉट H2O, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसी को रस्ट बोलते हैं, वो रस्ट का फॉर्मूला एक्चुअली। ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग occurs in the presence of water and air. ये क्लियर है। At a particular spot of an object made of iron, oxidation takes place and that spot behaves as anode. मतलब जहां पे भी जंग लगनी स्टार्ट होती है ना, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और वो स्पॉट होता है आपका एनोड। ठीक है। जैसे यहाँ पे जंग लगनी स्टार्ट हो रही है, राइट, तो ये आपका आयरन है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, Fe2 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है। तो ये आपका एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज एनोड। तो हमारा जितना भी आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होता जा रहा है। तो दो लिए हैं ताकि 4 इलेक्ट्रॉन निकले। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि आगे जाके ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं तो आप बाद में बैलेंस करोगे अल्टीमेटली। ठीक है। तो ये हमारा एनोड हो गया। ठीक। नाउ इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल, मेटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मेटल में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है ना। तो मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल एंड reduce ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मतलब एसिड, और ये एसिड आया कहां से, एसिड रेन होती है, प्लस हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड बिकम्स कार्बोनिक एसिड। हालांकि वो वीक एसिड है, बट उनको मीडियम तो मिल गया ना, H पॉजिटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, जो कि आया कहां से, विच इज बिलीव टू बी अवेलेबल फ्रॉम H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, फॉर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर के साथ डिसोसिएट होकर के कार्बोनिक एसिड बन गया। तो H पॉजिटिव के प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन। ऊपर हो गया ऑक्सीडेशन एनोड में, और कैथोड में हो जाएगा रिडक्शन। तो ये ऑक्सीजन ट्रैवल करके, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ट्रैवल करके यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कहां से, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों ही तो ऐड हुआ है वहां पे, देखो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, फिर एसिड से, एसिड हो गया आपका H पॉजिटिव, और 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्या मिलेगा, H2O, वाटर। ठीक है। तो ये दो हमारे रिएक्शंस हो गए। अब सिर्फ इतना नहीं होना, Fe2 पॉजिटिव जो बचा हुआ है ना, ये तो ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है, एनोड प्लस कैथोड का। क्या क्या दिखेगा आपको, 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने वाले, राइट। तो क्या दिख रहा है वहां पे आपको, 2Fe, यहाँ पे 2Fe2 पॉजिटिव हो गया, और वो O2 और 4H मिलके क्या बन गया, 2H2O, करेक्ट। नाउ अब ये जो फेरस आयन, ये भी क्या है, फेरस आयन है, जबकि मैंने आपको क्या नाम बताया था, Fe2O3, ये तो फेरिक है ना। आप Fe3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव से बनाइए, यानी कि फेरिक है। तो जो Fe2 पॉजिटिव बना है ना, वो और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, Fe3 पॉजिटिव, यानी कि एक बार और ऑक्सीडेशन होने वाला है। The ferrous ions are further oxidized by the atmospheric oxygen to ferric ions, which comes out in the form of rust. ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको, Fe2O3.XH2, मतलब X numbers of water molecules. ठीक है। तो this is what is finally rust. समझ गया। तो पहले Fe got converted into Fe2 positive, वो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही हो रहा है। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये मेटल से ट्रैवल करके ही जाएगा, और ऑक्सीजन अगेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा,
बिकम्स वाटर, ठीक है। फर्दर Fe2 पॉजिटिव और ऑक्सीडाइज होगा इनटू Fe2O3, ठीक है। तो ऐसे सेल बन गया ना, मतलब आपके एनोड कैथोड है एक प्रॉपर मेटल के ऊपर ही बने हैं, तो इनको अलग कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत भी नहीं है, पूरा कंडक्टिंग पाथ ही है, तो काइंड ऑफ सेल बन गया वो भी, ठीक है। बाकी ये तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है, ये तो आप पढ़े हो, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। कोई गैल्वेनाइजेशन, फिर पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी यूज करते हैं हम, ठीक है। ये तो सिंपल वही सारे मेथड, एक बार रीड कर लो बस। उतना ज्यादा क्या नाम है, आपको वोल्टेज मिलेगा नहीं उससे। तो अपन बस बता रहे हैं कि जो फिनोमिना है रस्टिंग का, उससे भी जो एक रिएक्शन हो रहा है वो भी एक तरह का सेल रिएक्शन ही है, क्योंकि वहां भी हम कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई तो दे नहीं रहे हैं बाहर से, तो इलेक्ट्रोलिसिस तो नहीं बोलेंगे, तो अल्टीमेटली यही बोलेंगे गैल्वेनिक सेल टाइप का ही है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। आज कुछ इसी के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of standard electrode potential values, on the basis of standard electrode potential values, predict whether predict whether predict whether predict whether Ti4 plus titanium, Ti4 plus may be used to oxidize, Ti4 plus may be used to oxidize Fe2 plus to Fe3 plus, Fe2 plus to Fe3 प्लस, ठीक है। ये वैल्यूज आपको टेबल में मिल जाएगी, आपके पास टेबल होगी बुक में। देखो टाइटेनियम की वैल्यूज दिए क्या, और आयरन की वैल्यू तो आपको पता है ना, 0.77 लेने थे, 3 से 2 जाना है ना, 0.77 था। ये तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए भी थे आयरन के। टाइटेनियम की देखो क्या वैल्यू है, देखिए बुक में टेबल नहीं दिया हुआ है। हाँ तो लिख लो, चलो टाइटेनियम की वैल्यू ई नॉट ऑफ टाइटेनियम 4 प्लस से टाइटेनियम 3 प्लस इज इक्वल्स टू 0.01 वोल्ट, 0.01 वोल्ट, ठीक है। और उसकी तो -0.77 थी ना आयरन वाले की, वो तो दिया ना टेबल में। हाँ तो यूज करो वैल्यू। मतलब आपको करना क्या है, एक्चुअली रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, ध्यान देना इधर। Ti4 प्लस प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Ti3 पॉजिटिव, ऐसा कुछ होगा देखो। मतलब टाइटेनियम अगर
आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद भी तो रिड्यूस होगा ना, तो इसको अपन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कराया है जो इसने लूज किया है, समझ रहे हैं? Fe2 पॉजिटिव लूज किया एक इलेक्ट्रॉन और वही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तब तो ये 2 पॉजिटिव था 3 पॉजिटिव हो गया और ये 4 से 3 हो गया। तो एक्चुअली आपको इस रिएक्शन की क्या देखना है, स्पॉन्टेनिटी, समझ रहे हैं क्या? इस रिएक्शन की आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करना है, यानी कि आपको ई नॉट सेल निकालना है और चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई यानी कि टाइटेनियम आयरन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी कि ये रिएक्शन हो सकता है। इसमें यही हो रहा है ना, टाइटेनियम इज ऑक्सीडाइजिंग आयरन 2 पॉजिटिव टू आयरन 3 पॉजिटिव, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए अपने पास एक ही तरीका है टू प्रूव कि ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा इस सेल का। तो आप पहचानो कि इसमें एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, और ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है? निकाल के देखो क्या आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या माइनस क्या किए? okay. Fe3 पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या है? Fe3 से नहीं प्लस है ना, तो फिर पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ रही है आप लोग की? प्लस है, प्लस नहीं प्लस, प्लस 0.77, सॉरी प्लस 0.77। ई नॉट Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव इज 0, सॉरी प्लस 0.77, तो नेगेटिव आएगी ना, 0.01 माइनस 0.77, तो माइनस 0.76। ये नेगेटिव वैल्यू मतलब टाइटेनियम जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा ना, तो लिख रहा हाँ, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। पहले लिखेंगे द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, देयरफॉर टाइटेनियम 4 will not be able to oxidize Fe2 positive to Fe3 positive। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन में हमें उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेक करना है कि वेदर वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। अगर रिएक्शन पॉसिबल है मतलब हाँ, टाइटेनियम कर देगा उसको ऑक्सीडाइज। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, द ई नॉट वैल्यूज, the E naught values corresponding to two electrodes, the E naught values corresponding to the two electrode process are, नीचे लिखेंगे फर्स्ट Cu positive to Cu is equals to plus 0.52 volt plus 0.52 volt, and second लिखना Cu2 positive to Cu1 positive is equals to 0.16 volt। हमने जो पढ़ा है वो तो Cu2 पॉजिटिव से Cu है ना 0.34, वो आपको इन दोनों को माइनस करके मिलेगा भी। देखो आया क्या वो वैल्यू,
1630.34 ऐड करने पर, माइनस करने पर आएगा ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, फॉर्मुलेट द गैल्वेनिक सेल, फॉर्मुलेट द गैल्वेनिक सेल, formulate the galvanic cell for their combination, for their combination, formulate the galvanic cell for their combination, full stop. What will be the standard cell potential? What will be the standard cell potential? What will be the standard cell potential? Full stop. Also calculate standard, also calculate standard Gibbs free energy, del R G naught. Also calculate standard Gibbs free energy del R G naught for the cell reaction. For the cell reaction. ठीक है? ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, तो किसको एनोड बनाएंगे, किसको कैथोड बनाएंगे? देखो, एक आपका Cu पॉजिटिव से Cus की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी दी हुई है? 0.52, और दूसरे की 0.16 है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो होता है कैथोड, और दूसरा हो जाएगा एनोड। यानी कि आपका एनोड में या कैथोड में रिएक्शन क्या होगा? कैथोड में क्या रिएक्शन होगा? Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu, ये होगा। अरे आपने पहले वाले को कैथोड माना ना, Cu पॉजिटिव टू Cu इज इक्वल टू 0.52, आप कैथोड इसी को मान रहे हो, तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu, यही होगा इसका रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन इसमें करवा रहे हो आप, कैथोड इसको बना रहे हो। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन लिख लो। उसके बाद दूसरा क्या लोगे? दूसरे वाले को एनोड, कौन सा वाले को? Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव, यानी कि Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu2 पॉजिटिव, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, +1 से +2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस हुआ है, तो ये हो गया इसका एनोड, और ऊपर हो गया आपका कैथोड। बस ई नॉट सेल निकाल लो, आपको सेल स्टैब्लिश करना था ना, इसलिए अपन ने बताया कि एनोड कैथोड कौन होगा, समझ रहे हैं? तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हमने डिसाइड किया कि कैथोड कौन होगा, जिसका सेल पोटेंशियल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.52 है, और कम वाले को हम क्या बनाएंगे? एनोड। ये अपन पहले देख चुके हैं, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, मोर इज द टेंडेंसी टू रिड्यूस, एंड बेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है, ई नॉट सेल निकाल लो, कैथोड माइनस एनोड, तो 0.52 माइनस 0.16, दैट विल बी 0.36 वोल्ट। ठीक है, ये ई नॉट आ गया। अब ई नॉट आ गया तो डेल आर जी कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला डेल आर जी का? डेल आर जी नॉट, ई नॉट सेल्स आपने निकाला ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, 0.52 माइनस 0.16, 0.36 वोल्ट। ठीक है, एंड डेल आर जी नॉट क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, निकाल लो। एन का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हो ना, देखो कंफ्यूज मत होना कि अपन तो सर हर बार Cu2 पॉजिटिव से Cu लिखे हैं, ये अलग चीज होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना ना, तो इसका पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, ये तो करेक्ट है, अपन पर ये यूज नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो n का वैल्यू 1, f का वैल्यू 96,500, एंड ई नॉट सेल आपने अभी निकाला 0.36। जो भी आंसर आएगा पहले जूल में आएगा, जूल पर मोल, देन विल कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल पर मोल। थ्री फोर 34740 जूल पर मोल डेल आर जी नॉट।
क्या हुआ? जूल, जूल पर मोल है ना, जूल पर मोल। इसका यूनिट कूलम है ना, और वो उसका यूनिट आपका वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट इज जूल। और एक्चुअली इसका यूनिट सिर्फ कूलम नहीं है, कूलम पर मोल है ना। आप क्या बोलते हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना वो, 1 फैराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो इसलिए वो 96,500 पर मोल लिखेंगे, कूलम पर मोल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन का करते हैं। लिखेगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द सेल ईएमएफ, कैलकुलेट द सेल ईएमएफ, calculate the cell EMF at 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली 25 डिग्री पे ही आता है ना, ताकि आप सीधा 0.0591 वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सुन रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ये किए थे ना अपन कि अगर 298 केल्विन पर ही है, कंसंट्रेशन कुछ अलग होगी, तो अपन सीधा उसको 0.0591 लिख सकते हैं। अदरवाइज वो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप वो एनएफ अपॉन आरटी करोगे तो, सॉरी आरटी अपॉन एनएफ करोगे तो वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो क्या लिख रहे हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेल, फॉर द सेल, फॉर द सेल, रिप्रेजेंटेशन है सेल का, लिखेंगे, बोलू लिख लोगे, mg से mg2 पॉजिटिव बन रहा है, mg से mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन तो लिख लो 0.01 m, mg2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 m। अब लगाओ सॉल्ट ब्रिज, SN2 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.1 m, कंसंट्रेशन 0.1 m, 2SN, 2SN। ठीक है, और इनका रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख लो। मैग्नीशियम का है -2.34 वोल्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ई नॉट सेल निकालने के लिए तो पड़ेगी ना जरूरत। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन करोगे ना। हाँ, तो ई नॉट मैग्नीशियम के लिए है -2.34 वोल्ट, एंड ई नॉट टिन के लिए है, SN2 पॉजिटिव टू SN के लिए है -0.136 वोल्ट, -0.136 वोल्ट। ठीक है, तो एक तो ईएमएफ निकालोगे, उसके बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क that can be accomplished, that can be accomplished by the operation of this cell, that can be accomplished by the operation of this cell। ये वर्क डन में हमने निकाला है, आप पहले डेल आर जी निकालो। सुन रहे क्या? जब गिब्स एनर्जी पढ़े थे अपन क्या लिखे थे कि डेल आर जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, या वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल आर जी, क्योंकि ऑब्वियसली आप वर्क करोगे तो एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा। तो बस जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी ना डेल आर जी की, उसको साइन हटा के लिख देना, वो वर्क डन हो जाएगा। समझ आएगा? चलिए कंटिन्यू करो जल्दी से। कौन कैथोड है, कौन एनोड है? मैग्नीशियम। वैल्यू देखो ना भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड। तो दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? मैग्नीशियम का ज्यादा है, -2.37 है वो। तो माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है ना, तो टिन का होगा आपका कैथोड एंड मैग्नीशियम विल बी एनोड। देखो अगर ये गलती से कुछ और एज्यूम कर लोगे ना, सुनो इधर, तो भी याद रखना कि गलती नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा आपको याद होगा कि अगर ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मान लो गलती से किसी ने मैग्नीशियम को कैथोड ले लिया है ना, और टिन को एनोड, तो जब आप ई नॉट सेल निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, तो समझ लेना गलती की है।
तो जो सोचे थे उसका उल्टा कर देना, मैग्नीशियम को एनोड बना देना और टिन को कैथोड, तब ई नॉट पॉजिटिव आ जाएगा। सुन रहे हैं क्या? तो इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं? इक्वेशन लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब लॉग के लिए पहले आप इक्वेशन लिख लोगे क्या? इक्वेशन क्या क्या होगा? इक्वेशन mg प्लस SN2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Sn। अच्छा, आपको तो सेल रिप्रेजेंटेशन ही दिया है ना, तो फिर एनोड कैथोड सोचना क्या है? मैग्नीशियम एनोड है और जो राइट साइड में लिखा है वो कैथोड है। सिंपल ना? ठीक है, ठीक है, तो मैं तो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन से अपन ने क्या लिख लिया? इक्वेशन। अब इक्वेशन से ही देख करके लॉग ऑफ Mg2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SN2 पॉजिटिव, ठीक है ना? जिनको समझ में आ रहा है ध्यान देंगे। ये जो इक्वेशन है ये हमने कहां से लिखा है? सेल रिप्रेजेंटेशन से। क्या बताया था मैंने? सेल रिप्रेजेंटेशन Mg गिव्स Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन जो भी मैंने दिया है वो, सॉल्ट ब्रिज SN2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन टू Sn। तो यहां क्या हो रहा है? Mg से Mg2 पॉजिटिव मतलब ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, SN2 से Sn मतलब ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। तो ये दोनों आपके रिएक्टेंट हो गए और ये दोनों आपके प्रोडक्ट हो गए। तो देखो इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट साइड में लिखा है और जो आर है उसको मैंने रिएक्टेंट साइड में लिखा है। समझ रहे हैं? ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया। देखिए उसी सेल रिएक्शन से तो अपन ये लिख पाए ना, लॉग के बाद क्या लिखना है? जो भी प्रोडक्ट साइड में आयंस होंगे उनका कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, और जो रिएक्टेंट साइड में आयन है उसका कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में, ठीक है? ओके। रही बात ई नॉट सेल की, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कितना रहा ये वैल्यू? माइनस क्या क्या दिया मैंने? माइनस 1 पॉइंट, वो तो मैग्नीशियम का है ना पहले। 0 पॉइंट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 136 माइनस ऑफ माइनस 2.37 है ना? हाँ ठीक है। हाँ, कितना रहा वैल्यू? 2.20 वोल्ट पॉजिटिव है, सही है। 204 बोले कि 20 वोल्ट बोले? चलो आगे बढ़ो फिर। टू पॉइंट, फाइनल आंसर बता रहा है ई सेल। सब लॉग वॉक करके, बाकी लोग भी निकालो जल्दी से। 2.60 बोल रहा है, 2630, पॉइंट पॉइंट कहीं नहीं लग रहा है। 2.26 नहीं, चेक करो वापस से, फिर से चेक करो। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल 2.204 माइनस 0.0591 अपॉन 2 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, अब वही 2 इलेक्ट्रॉन टिन ने गेन किए, करेक्ट? तो 2 आएगा नीचे एन की जगह, लॉग ऑफ, हाँ क्या क्या दिया है कंसंट्रेशन एमजी का? 0.01 और एसएन का 0.1। देखो ये वाला अच्छा रहता है ना, टेबल नहीं देखना पड़ेगा आपको, राइट? तो कितना हो जाएगा ये ऊपर वाला 1/100 है, नीचे वाला 1/10 है, ऊपर जाएगा तो 0.1। देखो आपने आपने गलती क्या करी इधर, देखो वैभव, ये माइनस किया होगा ना, ये एक्चुअली प्लस हो जाएगा, इसके बाद भी वही आ रहा है। 2.204 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 0.1। कैसे ये कैंसिल करोगे ऐसे ना, ये ऊपर जाएगा 10/100, तो 1/10 तो बचेगा, 1/10 मतलब 0.1 -2
हाँ, तो इसको फिर 10 टू द पावर -1 लिया होगा। -1 नहीं होगा भाई, 10 टू द पावर -2 अपॉन 10 टू द पावर -1, तो 10 टू द पावर -2 +1, तो 10 टू द पावर -1 होगा ना, तो ये भी तो वही लिखा हुआ है, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया था। ये समझा कि नहीं कैलकुलेशन? अपनी गलती समझ गई ना? देखो क्योंकि समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब 2.202 माइनस ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1, हाँ सॉरी, और ये हो जाएगा आपका 0.0295, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर वही आ रहा है। हाँ वही तो करके माइनस सामने आया ना, लॉग ऑफ 0.1 को हमने लॉग ऑफ 10 इनवर्स ही लिखा है, फिर -1 जम करके सामने आया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और लॉग 10 1 हो गया। अब इसको ऐड करो बस, ऐसा रहेगा, तो फिर ये ऐड गलत किया है क्या? क्योंकि यहाँ पे 2.5 आ रहा है, 2.5। हाँ ठीक है, फिर सही है, 2.22। ठीक है, चलो डेल आर जी, डेल आर जी वही -NF E0 सेल, कितना बोले, 2.2233। क्या हो गया, क्या आ रहा है? तो तब तो यही कर रहे हैं, तो कैसे लगा रहा है? डबल 5 आया ना, 2.23355। हाँ आया क्या डेलर जी? -NF E0 सेल। 425372, ठीक है बराबर। E0 सेल लेना है ना, ये मत ले लेना, ये ई सेल है, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने बोला है ना। ई नॉट सेल मतलब जो हमने ये निकाला है 2.204, नॉट ये जो अभी निकाले थे वैल्यू। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ रही होगी डेल आर जी की वैल्यू, तो वर्क के लिए इसको पॉजिटिव कर देंगे। 425372 जूल। हो गया, लिखेंगे क्वेश्चन। द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ
cell containing 7.5 into 10 to the power minus 3, 7.5 into 10 to the power minus 3 m मोलैरिटी दिए. सॉल्यूशन ऑफ KCl, वो कंडक्टिविटी सेल जिसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट भर के वो व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाते थे और वहां से हम उसका अननोन रेजिस्टेंस निकालते थे. रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, फिर रो इज इक्वल्स टू RA by L. Conductivity was reciprocal of resistivity kappa 1 by rho. याद आ रहा है सब? सेल कांस्टेंट G स्टार L by A, फिर मोलार कंडक्टिविटी कप्पा अपॉन M, कंसंट्रेशन C इन 2000. तो कितना लिखे? KCl at 25 डिग्री सेल्सियस was 1005 ohm. 1005 ohm. So stop. Calculate first conductivity. Calculate first conductivity यानी कप्पा, and second molar conductivity यानी कि लैम्डा m. कंडक्टिविटी पहले निकालना है आपको कप्पा एंड लैम्डा m, मोलार कंडक्टिविटी. तो स्टॉप. गिवन सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, वही L by A का वैल्यू दिया G स्टार. गिवन सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1.25. यूनिट क्या होती थी? कांस्टेंट ऑफ यूनिट होगी क्या? अभी तो अपन बात करें कि इसको L by A बोल रहे हैं मीटर इनवर्स, तो इसको ये दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, चलिए देखिए कप्पा और लैम्डा m कैसे निकालेंगे. आपको एक और डेटा गिवन है क्वेश्चन में, R 1005 ओम. ये व्हीटस्टोन ब्रिज से निकला है, अननोन रेजिस्टेंस आपके कंडक्टिविटी सेल का, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? KCl. उसका मोलैरिटी भी दे दिया है 7.5 into 10 to the power minus 3. वो कब काम आएगा? लैम्डा m निकालने के लिए. कंसंट्रेशन कब काम आएगा? लैम्डा m निकालने के लिए. पर पहले आप कप्पा तो निकालो. तो कप्पा बाय C करोगे तब तो आएगा लैम्डा m. ठीक है, क्या था रिलेशनशिप? देखो एक बार, देखो कप्पा वाज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. याद है? कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. एक रेजिस्टेंस होता है, एक कंडक्टेंस होता है, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. फिर R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. तो रो इज इक्वल्स टू RA बाय L, और 1 बाय रो होता है कप्पा, कंडक्टिविटी. यही 4 फॉर्मूले पढ़े थे. यही 4 फॉर्मूले थे. अब आप इसी में पुट करो रो का वैल्यू, तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RA बाय L. सही है? अरे याद करने की कोशिश करो, ये तो कर चुके हैं अपन ना. इसको उल्टा करते हैं तो L अपॉन RA, यहां भी ठीक है. व्हाट इज L बाई A? G स्टार सेल कांस्टेंट, और R तो आपको दिया है, निकल गया कप्पा. अरे हाँ है ना. आपको ये रिलेशनशिप याद है कि नहीं? कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार. तो उसी से तो निकाल रहे हैं. G क्या होता है? 1 बाई R, और R तो दिया है ना, तो G की जगह 1 बाय R लिख दो, और G स्टार दिया है आपको क्वेश्चन में. तो नहीं भी याद है वैल्यू ना, तो देखो आप एकदम बेसिक से चालू करोगे तो आप फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए. सुने क्या? अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि फॉर्मूला क्या है, तो एकदम बेसिक से चालू करो. अब इतना तो पता है हमको रेजिस्टेंस का, ये तो अपन क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. RA by L रो, और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. जैसे कंडक्टेंस वाज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. तो 1 बाय रो कर दिए कंडक्टिविटी निकालने के लिए. और कंडक्टिविटी ऑपोजिट भी होती है ना रेजिस्टेंस के. हाँ है ना? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम कंडक्टिविटी ज्यादा. तो इनवर्स रिलेशन आपको समझ में आ रहा है?
तो नीचे ही होगा, 1 बाय रेसिप्रोकल करेंगे, निकालो कप्पा। एल बाई ए का वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1.25 डिवाइडेड बाय 1005, करो डिवाइड, बहुत छोटा आएगा वैल्यू, 0.000 कुछ आएगा। यूनिट बता देना भैया मेरे को कप्पा का ना। जीरो पॉइंट कुछ जीरो भी तो आएगा भाई। अच्छा, तो फाइनल बताना ऐसे ही पूरा, 0.00124 यूनिट। अरे वो तो मोल आ गया, मतलब आप मोलार कंडक्टिविटी बता रहे हो। अभी मोल नहीं आएगा ना भाई, अभी तक अपन मोलारिटी से डिवाइड कहाँ किए। अभी तो आपने क्या किया खुद देखो यहाँ पे, अभी आपने क्या किया है, रेजिस्टेंस नीचे लिए हो, यूनिट भी मत याद करो, सुनो इधर, यूनिट भी याद करने की जरूरत नहीं, आपने क्या क्या डिवाइड किया, ऊपर आपने पर सेंटीमीटर रखा है करेक्ट, और नीचे क्या है ओम, तो पर ओम पर सेंटीमीटर, हाँ या ना, इसी को अपन सीमेंस पर सेंटीमीटर लिखते हैं। तो यूनिट भी याद करने की जरूरत नहीं है कि बैठ के याद कर रहे कि इसका यूनिट क्या था, आप बना सकते हो ना, आप तो खुद फॉर्मुले में पुटअप कर रहे हो भाई, आपने वैल्यू पुट करी ना, भले भले हम देखो फॉर्मुले में यूनिट नहीं डालते, बट डालोगे ना अगर आप, तो आपका यूनिट भी आ जाएगा वैल्यू के साथ, कभी गलती नहीं होगी यूनिट के लिए भी, सुन रहे हैं क्या। बट आजकल हम मतलब प्रैक्टिस में ऐसे ही आ गया कि हम सिर्फ नंबर डाल देते हैं फॉर्मूले में, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पर अगर आप फॉर्मूले में नंबर के साथ यूनिट भी डालोगे ना, तो एंड में आपका यूनिट भी आ जाएगा साथ में, जो काम आप नंबर्स के साथ कर रहे हो मल्टीप्लाई डिवाइड, वही काम आप यूनिट के साथ करो, यू विल गेट द यूनिट एट द एंड। तो ऊपर पर सेंटीमीटर था, नीचे ओम था, ओम ऊपर गया तो पर ओम पर सेंटीमीटर, और पर ओम को हम सीमन बोलते हैं, तो सीमन पर सेंटीमीटर हमारा कप्पा का यूनिट हो गया, समझे क्या। अब निकालना है लैम्डा एम, लैम्डा एम, तो कप्पा अपॉन सी, बट क्योंकि सेंटीमीटर में चीजें दिए हुए 100 नहीं 1000 इंटू 1000 न्यूमरेटर में करना, तब आपका आंसर सेंटीमीटर वाला आएगा, समझ रहे हैं? ये 1000 बस इसलिए इंटू हुआ है, क्यों इंटू हुआ है 1000, ताकि आप इसके लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सको, सुन रहे हैं, क्योंकि आपके कप्पा की वैल्यू तो सेंटीमीटर में है ना, तो यू कैन नॉट टेक द वॉल्यूम इन लीटर्स, अरे हाँ है ना, पर हमारा जो कंसंट्रेशन एम दिया है वो क्या होता है, मोल पर लीटर, तो उस लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया है, इसलिए ऊपर 1000 आ गया है, क्लियर है। चलो वैल्यूज, कप्पा भी आपने निकाला है 0.00124 इंटू 1000 अपॉन सी दिया है 7.5 इंटू 10⁻³ बस निकाल लो, यूनिट बताना बस सही इससे। ये कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है ना, 10 के पावर्स तो हट ही जाएंगे पूरे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो।
हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ 165 आ रहा है। 165.87, 165.33। हाँ, हो सकता है कि इन्होंने जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है ना, एक और डेसिमल तक ली है। मतलब आपने कहाँ तक एंड किया है, 124 में खत्म कर दिया था ना, उन्होंने 124 एक और नंबर निकाला, तो 1244 है। इसे जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो 165.87 आ रहा है आपका, 165.33 चलेगा। लिख दो, वही लिखो, 165.33 यूनिट मीटर क्यों भाई, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आएगा पर मोल, ठीक है। सीमन से देखो ये क्या होगा, ये यूनिट कैसे निकली ध्यान देना। ऊपर आपका क्या है, कप्पा, विच इज सीमन पर सेंटीमीटर, करेक्ट। 1000 का तो कोई यूनिट नहीं होगा। और नीचे आपका जो मोलारिटी है, ध्यान दो उधर, नीचे जो मोलारिटी उसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। वो 1000 इसलिए तो किया जाता कि मोल पर लीटर से मोल पर सेंटीमीटर क्यूब बन सके, करेक्ट, याद रखिए। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सीमन पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आपका मोल नीचे है वो जब ऊपर आएगा तो पर मोल हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो गई, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ आएगा, इसलिए यूनिट भी याद करने की जरूरत नहीं है, अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक, कितने घंटे लगेंगे, ये हमारा फैराडे लॉ का क्वेश्चन है। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू reduce, how many hours does it take to reduce 3 mole of 3 mole of Fe3 positive to Fe2 positive with 2 ampere current, with 2 ampere current? बस इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे क्या, आपको 2 एम्पियर करंट दे रहे हैं, उससे आपको कितना क्या करना है, Fe3 पॉजिटिव को, Fe3 लिया ना, Fe3 पॉजिटिव को, 3 मोल Fe3 पॉजिटिव को क्या करना है, रेड्यूस करना, यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन ना। Fe3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तब तो बनेगा Fe2 पॉजिटिव, पर आपके पास 3 मोल है, यू हैव गॉट 3 मोल, तो उसके लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, तब आपको 3 मोल Fe2 मिलेगा, हाँ या ना। तो ऐसा करने में 2 एम्पियर करंट कितना घंटा लगाएगा, जल्दी बता बता। Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Fe2। इस रिएक्शन से हम शुरुआत करेंगे कि 1 मोल के लिए आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे चार्ज, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम, जिसको अपन 1 फैराडे बोलते हैं। अब ये इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर ये 1 मोल होता तो ये भी 1 मोल लगता और ये 1 मोल बनता, राइट। तो अब ये तो 3 मोल है हमारे पास, तो ये भी 3 मोल लगेगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड टू reduce 3 मोल of Fe3 positive is equals to 3F कूलम। ये तो चार्ज आ गया टोटल। अब आपके पास करंट है तो टाइम निकल जाएगा, चार्ज तो पता चल गया ना। क्या होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू Q बाय T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट, चार्ज फ्लोइंग
per unit time is current. 1.5 फैराडे कैसे आया? तो चार्ज नहीं, वो करंट हो गया ना, मतलब चार्ज। आप मुझे टाइम बताओ ना सीधा। T is equals to Q by I. So what is Q? 3 into 96,500. यही तो है ना टोटल चार्ज। और करंट क्या है हमारा? 2 175। ये क्या है? सेकेंड है कि आर है? पक्का सेकेंड है ना? हाँ, तो इसको आर में कन्वर्ट करो ना फिर। मुझे तो आर्स किया ना, क्वेश्चन में तो आपसे आर्स पूछा है? नहीं, क्या किया? वाह, वो तो मिनट हो गया ना फिर। अपॉन 3600 करना पड़ेगा। कैसे कर रहे हो यार? अरे 1 घंटे में 3600 सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड में 1/3600 आवर्स हो जाएगा। तो इतने सेकेंड में इसी को 3600 से डिवाइड कर देना। फिर 60 से डिवाइड करोगे तो पहले मिनट में कन्वर्जन होगा, फिर से 60 से करोगे तब आवर्स में आएगा। है जी? हाँ, तो आवर्स में करो ना इसको। हाउ मेनी आवर्स बोला है ना, तो आर में लाना पड़ेगा ना फाइनल आंसर। एक एक जीरो कैंसिल कर देना, कुछ कट रहा होगा तो कैंसिल करो, अदरवाइज फिर डिवाइड करके फाइनल आंसर आवर्स में बताओ। फोर जीरो ना? हाँ, 40.2 आवर्स। आंसर है 40.2 आवर्स। एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, बस लास्ट एंड कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर, आया ना सबका 40.2? ये इससे नहीं करना है कैलकुलेटर से, एग्जाम में लेके बैठोगे क्या? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर could be plated out, how many grams of silver could be plated out on a serving tray, on a serving tray। मतलब ट्रे चांदी की बनाना है तो बहुत महंगी हो जाएगी ना, तो उन्होंने नॉर्मल ट्रे ली और उसके ऊपर सिल्वर की परत चढ़ा देंगे ताकि दिखने में सिल्वर भी दिखे। तो ऑन अ सर्विंग ट्रे, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हैं ना? बाय इलेक्ट्रोलिसिस of a solution containing, by electrolysis of a solution containing silver in +1 oxidation state, तो +1 ही होता है ना, Ag plus, in +1 oxidation state for a period of 8 hours, for a period of 8 hours at a current of, at a current of 8.46 ampere,
एट अ करंट ऑफ 8.46 एम्पियर। इतना पार्ट कर लोगे क्या? देखो, पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। 8 घंटे तक आप इतना करंट अगर सप्लाई कर रहे हो उसमें, है ना, इससे चार्ज निकल जाएगा। तो आपको पता रहेगा कि आपने कितना चार्ज दिया है। अब आपको बेसिक क्या पता है सिल्वर का, कि सिल्वर का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि 96,500 कूलम से आप 108 ग्राम डिपॉजिट कर सकते हो। हाँ या ना? ये कहां से आया 108? क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। मोलर मास है इसका ये, 1 मोल का मास 108। समझ आए क्या? तो इतने कूलम से 108 ग्राम हो रहा है डिपॉजिट। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि जितना करंट दिया है और 8 आवर्स में उतना करंट जब फ्लो करेगा तो कितना चार्ज आएगा। उससे आपका सिल्वर का मास तो आ जाएगा कि इतना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। हाँ या ना? ये पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर। अरे समझे कि नहीं समझे? तो आपको ये मेथड स्टार्ट तो यहीं से करना है। देखो आयरन का भी हमने स्टार्ट यहीं से किया था कि 1 मोल आयरन के लिए अपन को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 मोल के लिए तीन मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 3 फैराडे। अब यहाँ पे भी सिल्वर के 1 मोल के लिए भी नीड 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 फैराडे। करेक्ट? यानी कि इतने कूलम से 108 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो आपको वो कूलम निकालना पड़ेगा। पर करंट Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। व्हाट इज करंट? 8.46 एंड व्हाट इज टाइम? 8 आवर्स। इससे आपका चार्ज आ जाएगा इन कूलम्स। पर एक चीज, ये आवर्स है ना, इसको सेकेंड में इंटू 3600। समझे क्या? तो आपको सिल्वर का मास पता चल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फुल स्टॉप। What is the area of the tray? What is the area of the tray? What is the area of the tray if the thickness of the silver plating is, if the thickness of the silver plating is, what is the area of the plate, sorry, tray, if the thickness of the silver plating is 0.00254 सेंटीमीटर। तो कितना पतला परत लगाए अपन? 0.00254 सेंटीमीटर। इतनी मोटी परत है ट्रे पे सिल्वर की, थिकनेस है उसकी। समझ रहे हैं आप लोग? गिवन डेंसिटी ऑफ सिल्वर, गिवन डेंसिटी ऑफ सिल्वर, गिवन डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझना, ये परत है ना सिल्वर की, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है, 0.0254। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, जो कि थिकनेस बहुत कम है। पर आपको तो एरिया चाहिए ना, यानी कि आपको सिर्फ ये पार्ट चाहिए। मोटाई आपको पता है कि आपने कितना मोटा परत लगाया है सिल्वर का, बट कितने एरिया को कवर किया है ट्रे के, वो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ से मिलेगा। करेक्ट? यानी कि मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। अगर मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाए तो अपन उस वॉल्यूम में इस थिकनेस को डिवाइड कर देंगे। बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। एच अपने को पता है, एल इंटू बी एरिया होता है, यही निकालना है। वॉल्यूम अपन को निकाल के एच से डिवाइड करना है, तो एरिया निकल जाएगा। बट अब वॉल्यूम कहां से निकलेगा? डेंसिटी इसलिए दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन, आपने कितना मास चढ़ाया वो तो आपको यहां पता चल जाएगा ऊपर ही, तो अपॉन डेंसिटी करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। देन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू थिकनेस। थिकनेस से डिवाइड करोगे तो एरिया आ जाएगा। समझ आएगा? ठीक है, चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर चालू करेंगे। काइनेटिक्स चालू करें कि कोऑर्डिनेशन चालू करें? काइनेटिक्स मतलब पहले आपको फिजिकल खत्म करना है पूरा। ठीक है चलो। अरे यार, कब है आपका टेस्ट? कल लेना मेरे से। कल का टाइमिंग डालता हूँ मैं, ठीक है, सॉल्यूशन का।
अगस्त के पीक तक। नहीं, इन लोग तो वो चालू करने बोल रहे हैं ना। नहीं, अगस्त का भी बोले फर्स्ट वीक। नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। आप डाउट्स पूछ लो मुझसे। क्या बोल रहे हैं? मैं बताऊं पराग, मैथ्स वाली लिंक में ज्वाइन कर।